मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। आज की वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 के विद्यार्थी समझ पाएंगे कि बहुभुज में जो चार भुजाओं से मिलकर बनी हुई बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं, वह कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज दिख रहे हैं। प्रत्येक आकृति देखो चार रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई बंद आकृति है। पहली आकृति में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, सम्मुख भुजाएं हैं ये चतुर्भुज की, समांतर है। दूसरी आकृति में सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म, देखो एक भुजा इसके सम्मुख है, एक जोड़ा ये हो गया सम्मुख भुजाओं का, एक जोड़ा ये हो गया, तो ये इसके समांतर है और ये भुजा इसके समांतर है। तीसरी आकृति में देखो सम्मुख भुजाओं के युग्म बराबर हैं। ये जो चिन्ह है इसका मतलब है ये भुजा की लंबाई और इस भुजा की लंबाई बराबर है, और इस भुजा की लंबाई और इस भुजा की लंबाई बराबर है, और प्रत्येक शीर्ष पर देखो 90 अंश का कोण बना हुआ है। चौथी आकृति में आपको प्रत्येक भुजा की लंबाई सभी रेखाखंड बराबर लंबाइयों के हैं ऐसा दिखाया गया है, और पांचवी आकृति में सभी रेखाखंड जो हैं चतुर्भुज के बराबर लंबाइयों के हैं, यानी चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हैं, और प्रत्येक शीर्ष पर 90 अंश का कोण बना है, समकोण बना है। तो अगर ऐसी स्थिति आप देखते हैं चतुर्भुज में कि सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा आपको समांतर मिलता है, तो इस प्रकार के चतुर्भुज का नाम हम कहते हैं समलंब चतुर्भुज। तो किसे हम समलंब चतुर्भुज कहेंगे? जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, या तो ये इसके समांतर हो या इसके समांतर हो। अब देखो इसका मतलब ये हम नहीं कह रहे हैं कि दो युग्म समांतर नहीं हो सकते हैं, कम से कम एक युग्म सम्मुख भुजाओं का समांतर होना चाहिए, हम उसे क्या कहेंगे? समलंब चतुर्भुज कहेंगे। अब यहाँ पर देखो दोनों युग्म समांतर हैं, तो इसको भी आप समलंब कह सकते हैं। लेकिन यदि दोनों युग्म समांतर हो जाते हैं तो उसका नाम हम समांतर कह देते हैं, तो यह हो गया समांतर चतुर्भुज। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसको हम समलंब नहीं कह सकते, समलंब भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों ही युग्म क्या हैं? समांतर हैं, और कम से कम सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होने पर उसे हम समलंब कह सकते हैं, तो इसको आप समलंब भी कह सकते हैं। लेकिन दोनों युग्म समांतर हो गए तो आप इसको समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। अब यदि आप इन भुजाओं को गौर से देखें कि यहाँ पर जो हमें प्रत्येक शीर्ष पर कोण है, कहीं पर भी 90 अंश का नहीं दिख रहा है। अगर ये कोण आपको 90 अंश का मिल जाए, आमने सामने की भुजाएं समांतर हों, समांतर होने पर बराबर भी हो जाती हैं, फिर तो सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म लंबाइयों में बराबर हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का है, तो इस प्रकार के चतुर्भुज का नाम हम कह देते हैं आयत। तो आयत में क्या होगा? सम्मुख भुजाएं बराबर लंबाइयों की होंगी और शीर्ष पर 90 अंश के कोण आपको मिलेंगे। उसके बाद यदि जिन रेखाखंडों से चतुर्भुज आपने बनाया है उन सभी रेखाखंडों की लंबाई बराबर है, अर्थात चतुर्भुज की क्या है? चार की चार भुजाएं बराबर हैं, तो इस प्रकार के चतुर्भुज का नाम हम कहेंगे, चार की चार भुजाएं बराबर हैं तो सम माने बराबर चतुर्भुज। जिस चतुर्भुज की चार की चार भुजाओं की लंबाई बराबर है उसे हम कह देंगे सम चतुर्भुज। और चारों भुजाओं की लंबाई के साथ यदि कोण प्रत्येक में 90 अंश का मिलता है, तब हम इस चतुर्भुज का नाम कह देते हैं वर्ग। अब देखो इन सभी चतुर्भुजों में आपने भुजाओं और कोणों की बात करी। तो जैसे पहले चतुर्भुज में समलंब में आपने कहा कि सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होना चाहिए, तब उसे हम समलंब कहेंगे। दूसरे में कहा आपने सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होने चाहिए, तब हम चतुर्भुज का नाम समांतर कहेंगे। तीसरे में आपने कहा कि सम्मुख भुजाएं बराबर होनी चाहिए और प्रत्येक कोण 90 अंश का होना चाहिए, हम उसे आयत कहेंगे। आपका कॉपी का हर एक पेज, किताब का हर एक पेज आयताकार होगा या फिर वर्गाकार होगा। समचतुर्भुज हम किसे कहेंगे? जिस चतुर्भुज की चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होगी उसे हम समचतुर्भुज कहेंगे। लेकिन जिस चतुर्भुज की चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होने के साथ प्रत्येक कोण भी 90 अंश का हो जाएगा तो हम उसे वर्ग कहेंगे। लेकिन इन चतुर्भुजों में अब एक चीज छूट रही है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। वह क्या? चतुर्भुजों के
आसन्न शीर्षों को छोड़कर सम्मुख शीर्षों को अगर हम मिलाते हैं तो देखिए ये हमने सम्मुख शीर्ष को मिलाया तो ये समांतर चतुर्भुज है, इसके हम सम्मुख शीर्ष को मिला रहे हैं तो हमें क्या मिले, इसके विकर्ण प्राप्त हो गए। इन्हें हम कहते हैं विकर्ण। तो हमें दो विकर्ण प्राप्त हुए, दोनों विकर्ण समांतर चतुर्भुज के अंदर ही एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब विकर्णों की क्या विशेषताएं होती है इन चतुर्भुजों में? समलंब में विकर्णों की लंबाई बराबर नहीं होती और हम ऐसा कह भी नहीं सकते हैं कि वो समद्विभाजित करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन समांतर चतुर्भुज में विकर्णों की लंबाई तो बराबर नहीं होती, लेकिन जहां पर वो प्रतिच्छेद करते हैं वह बिंदु दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु होता है। अर्थात इस बिंदु पर दोनों विकर्ण एक दूसरे को आधा आधा कर देते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई के बराबर होती है। ऐसे ही यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई के बराबर होगी। अब आयत में जो विकर्ण आप खींचेंगे, आयत के विकर्णों की विशेषता होगी कि यहाँ पर विकर्ण जो हो जाएंगे लंबाई में भी बराबर हो जाएंगे और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करेंगे। जब आप आयत के विकर्ण खींचेंगे, आप अपनी कॉपी के पेज में तिरछे कोनों को मिला के देख भी सकते हैं। आयत के दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर होती है और प्रतिच्छेद बिंदु पर वह एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। समांतर चतुर्भुज केवल समद्विभाजन हो रहा है, जरूरी नहीं है कि विकर्णों की लंबाई बराबर हो, लेकिन आयत के लिए जरूरी है कि विकर्णों की लंबाई बराबर होनी चाहिए। होती ही है जब आपके पास आयत होगा। अब समचतुर्भुज में भी विकर्ण देखो, एक छोटा एक बड़ा आपको दिखाई दे रहा है। ये वाला विकर्ण आपको कम लंबाई का दिखाई दे रहा है और ये वाला विकर्ण अधिक लंबाई का। तो समचतुर्भुज में भी दोनों विकर्ण जो होते हैं जरूरी नहीं है कि समान लंबाइयों के हैं, लेकिन प्रतिच्छेद बिंदु पर एक दूसरे को 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं। अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज है कि प्रत्येक कोण यहाँ पर 90 अंश का बनेगा। समद्विभाजन भी होगा और परस्पर लंबवत भी होंगे। तो समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत समद्विभाजित करते हैं, 90 अंश पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और वर्ग के जो विकर्ण होंगे वो समचतुर्भुज के विकर्ण के गुणों को तो धारण करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ उन दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर भी होती है। तो वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं लंबवत और आपस में बराबर भी होते हैं। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई बराबर होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि चतुर्भुजों को भुजाओं के आधार पर आप समलंब, समांतर, आयत, समचतुर्भुज और वर्ग के रूप में वर्गीकृत कर पाएंगे और उनके विकर्णों के बारे में आपसे अगर जानकारी पूछी जाए तो आप बता सकते हैं।